जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमन उपाध्याय। इतिहास रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है बलबन। बलबन के बचपन का नाम बहाउद्दीन था। इल्तुतमिश की तरह वह भी इल्बारी तुर्क था। बचपन में मंगोलों ने उसे पकड़ लिया था और बगदाद के बाजार में ले जाकर उसे बेच दिया था। वहां उसे जमालुद्दीन नामक दास व्यापारी ने खरीद लिया था। बाद में उसने उसे दिल्ली ले आया और 1232-33 ईस्वी में इल्तुतमिश ने उसे खरीद लिया। इल्तुतमिश ने उसे खासदार का पद दिया। बलबन इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के काल में पदों की एक एक सीढ़ी निरंतर चढ़ता चला गया। रजिया के काल में वह अमीर शिकार, तो बहराम शाह के काल में वह अमीर आखूर बन गया। अलाउद्दीन मसूद के समय वह अमीर हाजिब के पद पर पहुंचा और नासिरुद्दीन महमूद के काल में वह नायब बन बैठा। और अंत में 1265 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के पश्चात खुद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर काबिज हो गया। अगर देखा जाए तो बलबन ने खानी और सुल्तानी मिलाकर 40 वर्षों तक शासन किया। अब हम बलबन की कुछ उपाधियों की बात कर लेते हैं। बलबन जब सुल्तान बना तो उसने गियासुद्दीन की उपाधि धारण की। उलुग खान 1246 ईस्वी में उसने मंगोलों से डट के सामना किया था, जिसकी वजह से उसको उलुग खान की उपाधि मिली। नियाबत खुदाई, जिल्ले इलाही उसकी और उपाधियाँ थी। 1265 ईस्वी में बलबन सुल्तान बना और सुल्तान बनने के पश्चात उसके सामने कई कठिनाइयाँ थीं। उनमें से सबसे बड़ी और सर्वप्रथम थी ताज की प्रतिष्ठा को स्थापित करना। इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के काल में सुल्तान पद की प्रतिष्ठा एकदम से नीचे गिरी थी। सुल्तान की कोई प्रतिष्ठा न रह गई थी। वह केवल तुर्की अमीरों के हाथ की कठपुतली बन के रह गया था। अतः बलबन के लिए आवश्यक हो गया था ताज की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए तुर्की अमीरों को रास्ते से हटाना। अतः उसने तुर्कान चहलगानी की एक एक अमीरों को जहर देकर, षड्यंत्र कर या किसी भी प्रकार से मार डाला और रास्ते से हटा दिया। इस प्रकार उसने तुर्कान चहलगानी का अंत कर दिया, जिसका वह पहले सदस्य रह चुका था। तुर्कान चहलगानी का सदस्य रहने के कारण वह तुर्कान चहलगानी के अमीरों की रग रग से वाकिफ था। इसीलिए उसने सबसे पहले तुर्कान चहलगानी का सफाया किया। सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए उसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। राजत्व के दैवी सिद्धांत में विश्वास करता था। उसका कहना था कि सुल्तान का पद ईश्वर का दिया हुआ है और सुल्तान नियाबत खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि तथा जिल्ले इलाही ईश्वर की प्रतिछाया होता है। उसने खुद को महान अफरसियाब का वंशज बताया। उसने अपने दरबार का गठन फारसी परंपराओं के आधार पर किया। उसने फारसी परंपराओं सिजदा एवं पैबोस को अपने दरबार में लागू किया। सिजदा का मतलब होता है झुककर सुल्तान को सलाम करना और पैबोस को मतलब होता था सुल्तान के चरण चूमना। उसने फारसी त्यौहार नवरोज को मनाना शुरू किया, जो कि 19 दिनों तक चलता था, जिसमें सूर्य की पूजा होती थी। उसने सार्वजनिक स्थानों पर नृत्य, संगीत, मद्यपान एवं जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया। बलबन ने पूर्ण रूप से शराब का त्याग कर दिया। उसके दरबार में हंसी मजाक भी नहीं होता था। वह हंसी के बिल्कुल खिलाफ था। उसके दरबारी उसके दरबार में एक विशेष प्रकार का वस्त्र धारण करके ही आ सकते थे, अन्यथा नहीं। वह रक्त की शुद्धता एवं कुलीनता पर बल देता है। व्यापारियों के प्रधान फक्र बाउनी से वह सिर्फ इसलिए नहीं मिला क्योंकि वह निचले तबके के था। कमाल मैहर को अमरोहा के ख्वाजा के पद पर केवल इसलिए नहीं स्वीकार किया गया क्योंकि वह निचले तबके के था। बलबन कहता था कि जब मैं निचले तबके के किसी व्यक्ति को देखता हूँ तो क्रोध से मेरी आंखें लाल हो जाती हैं और मेरे हाथ तलवार पे अपने आप चले जाते हैं। इस प्रकार बलबन कहता है। अब हम विद्रोहों के दमन पर बात कर लेते हैं। 1267 ईस्वी में बलबन ने मेवाड़ एवं कटेहरों के विद्रोहों का दमन किया। मेवाड़ एवं कटेहरों ने दिल्ली के दोआब में आतंक मचा रखा था। दिल्ली की सड़कें सुरक्षित नहीं थी। दिल्ली की सड़कें डाकुओं से भर गई थी। बलबन ने मेवाड़ और कटेहरों का दमन किया और दिल्ली के चारों कोनों पर किले की स्थापना करके वहां पर अफगानों को नियुक्त की। इस प्रकार दिल्ली की सड़कें डाकुओं से मुक्त हो पाई। 1279 ईस्वी में बंगाल में तुगरिल खान ने विद्रोह कर दिया। उसने सुल्तान मुगीस द्वीन की पदवी धारण की और खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। बलबन ने अवध के इक़्तिदार अमीन खान को उसका विद्रोह दबाने के लिए भेजा, किंतु वह असफल रहा।
असफल होकर लौटने पर बलबन ने उसका सर काट के अयोध्या के फाटक पर लटकवा दिया। उसके पश्चात बलबन ने बहादुर को उसका विद्रोह दबाने के लिए भेजा, किंतु वह भी असफल रहा। बलबन उसको भी दंड देना चाहता था, किंतु किसी तरीके से वह बच गया। अंत में 1280-81 में बलबन अपने पुत्र बुगरा खां के साथ तुगरिल खां के विद्रोह को दबाने जाता है। उसको यह विद्रोह दबाने में 3 साल लग जाते हैं, किंतु अंततः सफलता मिलती है और तुगरिल खां मारा जाता है। बलबन ने अपने राज्य को मंगोलों से बचाने के लिए उत्तर पश्चिमी सीमा की तरफ अत्यधिक ध्यान दिया और उसकी सुदृढ़ीकरण के लिए वहाँ पर अपने चचेरे भाई शेर खान को नियुक्त किया। बलबन ने अपने सबसे बड़े पुत्र मुहम्मद खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर के किलों का प्रमुख बनाया था। मुहम्मद खां ने भी मंगोलों को कई बार खदेड़ा था। 1286 ईस्वी में मंगोल तमर से लड़ते हुए वह मारा गया था। शेर खां को बलबन ने ही जहर देकर मरवा दिया था। इस प्रकार देखा जाए तो बलबन ने साम्राज्य विस्तार पर ध्यान न देकर सुदृढ़ीकरण पर ध्यान दिया। उसके शासनकाल में दिल्ली की स्थिति मजबूत हुई। मंगोल, जिनके सामने बड़े बड़े साम्राज्य ढह गए थे, उनसे अपने राज्य की सुरक्षा सफलतापूर्वक बलबन ने की। बलबन ने दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ किया, जो कि खिलजियों के लिए नींव का काम की। बलबन काफ़ी न्यायप्रिय शासक भी था। बदायूं के इक़्तिदार मलिक बकबक ने जब अपने दास को प्रताड़ना की और मारा तो उसने मलिक बकबक को 500 कोड़े लगवाए। अवध के इक़्तिदार हैबात खां को भी 500 कोड़े उसने लगवाए थे। अब हम बलबन के प्रशासनिक सुधारों की बात कर लेते हैं। बलबन ने सर्वप्रथम दीवाने अर्ज नामक सैनिक विभाग की स्थापना की। इस पद पर सर्वप्रथम उसने इमादुल मुल्क रावत को नियुक्त किया। बलबन अपनी सेना को हमेशा चुस्त दुरुस्त रखना चाहता था, इसलिए वह अभ्यास पर बहुत जोर देता था। जब वह शिकार करने चाहता था तो अपनी सेना को अपने पीछे दौड़ लगवाता था और अभ्यास करवाता था। बलबन ने 1279 ईस्वी में सिख के रूप में जिले का विकास किया और इसका प्रमुख सिकदार कहलाता था। बलबन ने बरीद की नियुक्ति की, जो कि गुप्तचर का काम करते थे। ये गुप्त रूप से पूरे साम्राज्य में फैले हुए होते थे और कहीं भी कोई विद्रोह की आशंका या कोई भी महत्वपूर्ण खबर होती थी तुरंत सुल्तान को आकर देते। इससे बलबन को पूरे साम्राज्य के बारे में पता रहता था और कहाँ क्या होने वाला था उसको अंदाज़ा लग जाता था। बलबन जब तुगरिल के विद्रोह को दबाने के लिए 3 वर्ष दिल्ली से बाहर था तो उसने दिल्ली का चार्ज अपने मित्र कोतवाल फखरुद्दीन को दे दिया था। तुगरिल खां का विद्रोह किसी दास का अपने सुल्तान के प्रति पहला विद्रोह था। बलबन की दाढ़ी काफ़ी लंबी थी और जब वह मुकुट पहनता था तो उसका चेहरा पूरा 1 गज का हो जाता था। बलबन अत्यधिक वृद्ध हो चुका था, अतः 1287 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। अब हम बलबन के उत्तराधिकारियों की बात कर लेते हैं। बलबन के सबसे बड़े बेटे मुहम्मद खां की 1286 में मृत्यु हो गई थी, जिसको कि बलबन ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था। उसकी मृत्यु के पश्चात बलबन ने अपने पोते कैखुसरो को अपना उत्तराधिकारी बनाया, किंतु उसकी मृत्यु के पश्चात षड्यंत्रकारियों ने षड्यंत्र करके कैखुसरो को गद्दी पर नहीं बैठने दिया और उसकी जगह पर कैकुबाद शासक बना। कैकुबाद 17 वर्ष की अवस्था में सुल्तान बना। उसका लालन पालन बलबन की देखरेख में हुआ था, अतः उसने 17 वर्ष तक किसी भी स्त्री को नहीं देखा था। जब वह सुल्तान बना और पहली बार स्त्रियों को देखा तो वह पागल हो गया और रास रंग में डूब गया और इतना डूबा कि 3 साल में ही उसको लकवा मार गया। कैकुबाद के बाद क्यूमर्स शासक बना 2.5 वर्ष की अवस्था में। जलालुद्दीन खिलजी के एक सरदार ने कैकुबाद को लातों से मारते हुए यमुना नदी में फेंक दिया। जलालुद्दीन खिलजी कुछ समय तक तो क्यूमर्स का संरक्षक बना रहा, किंतु बाद में उसने उसकी हत्या करके दिल्ली सल्तनत पर अपना कब्जा कर लिया और खिलजी वंश की नींव डाली। इस प्रकार दिल्ली की गद्दी से तुर्कों का सफाया हो गया और खिलजियों ने उनका स्थान ले लिया। गुलाम वंश या ममलूक सुल्तानों ने दिल्ली की गद्दी पर 84 वर्षों तक शासन किया। इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो के लिए आप बने रहिए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। मैं अमन उपाध्याय।